So what does it mean by nutrition? That is taking up of food, ठीक है, and breaking down to extract energy. फूड को लेना और उसको ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देना, इस चीज़ को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. मान लीजिए आपने फूड लिया तो आपने प्रोटीन लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट लिया होगा, फैट लिया होगा, ये सब लिया होगा, लेकिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दो, मतलब कोई सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दो. तो फूड को लेना, इंजेस्ट करना और डाइजेस्ट कर लेना. डाइजेस्ट का मतलब है प्रोटीन को किस में तोड़ो? बोलो, अमीनो एसिड में. इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को भी सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दो. उन सिंपलर सब्सटेंस को तोड़ने के बाद फिर आरबीसी या रेड ब्लड सेल उसको ले जाएगा. कहाँ ले जाएगा बताओ? सेल में. सेल में कौन बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया. उस कार्बोहाइड्रेट को वो तोड़ेगा क्या? और तोड़ के एनर्जी बनाएगा. तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के जो वो एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उस प्रोसेस को क्या कहोगे? रेस्पिरेशन. और जो तुमने खाया, क्या क्या खाया बताओ? दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय न्यूट्रिशन? सो दैट इज न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि टेकिंग इनसाइड फूड एंड फूड फॉर एनर्जी, बिकॉज ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, सभी लाइफ प्रोसेसेस को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं? सो टेकिंग इनसाइड फूड एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसको तोड़ देना, इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जरूरी है. जैसे हमने कहा लाइफ प्रोसेस चाहिए, तो लाइफ प्रोसेस में क्या न्यूट्रिशन भी आएगा? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ तो खाता ही है. प्लांट्स भी कुछ ना कुछ खाते हैं. CO2 है, रात को वो O2 भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो टेकिंग इनसाइड फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन. व्हेन समथिंग यू ईट ब्रेक डाउन, some are useful products for you and some are waste. कुछ तो वेस्ट भी होगा. और तुमको क्या ये बात भी पता है दिव्या कि जब रेस्पिरेशन करते हैं तो भी हमारी बॉडी में CO2 और वाटर बनता है. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फिर उसको अब जब तुमने खाना लिया और उसको ब्रेक डाउन किया सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस में किस में तोड़ दिया? क्या ग्लूकोज में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ा होगा ना खाने को. जैसे गेहूँ खाया तो ग्लूकोज में तोड़ दिया, उसको रोटी को 20 बार चबाया तो वो ग्लूकोज मीठी हो गई. ग्लूकोज बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरीके से वो ग्लूकोज बन गया. अब उस ग्लूकोज को कौन ले जाएगा इंटेस्टाइन से? आरबीसी. आरबीसी ले जाके उसका क्या करवाएगा? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जब होगा तो क्या उसके बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे? उन बाई प्रोडक्ट्स का रिमूवल एक्सक्रीशन से होगा. तो इसलिए हमारी बॉडी में जहाँ न्यूट्रिशन जरूरी है, न्यूट्रिशन के बाद उस खाने को ले जाके अब तोड़वाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, तो उसका रेस्पिरेशन भी जरूरी है. और जब वो टूटेगा तो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना भी जरूरी है. सो इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सो दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस विच वी हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. तो हम पहली चीज़ क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन. सो लेट अस रीड व्हाट इज न्यूट्रिशन. नाउ फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है विच इज प्रिपेयर्ड बाई, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड बाई प्लांट और एनिमल इटसेल्फ एक्ट एज फूड फॉर सम अदर एनिमल्स. आपको मालूम है कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखे हर्बीवोर हैं, कार्निवोर. तो कार्निवोर क्या करते हैं? एनिमल को ही खा जाते हैं. तो इससे मतलब है कि फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आइदर प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स और एनिमल सेल्फ एक्ट एज फूड फॉर सम अदर एनिमल. या तो हम खुद ही, जैसे चूहा बिल्ली का आहार है तो चूहा फूड हो गया कि नहीं? तो आइदर विच इज आइदर प्रिपेयर्ड, या तो क्या होगा बताइए? प्रिपेयर्ड बाय प्लांट और एनिमल एक्ट्स एज अ फूड फॉर, ये प्रे है. और प्रे को कौन खाता है रिया? प्रीडेटर. सो प्रे एक्ट्स एज प्रीडेटर. ठीक है. सो एक्ट्स एज फूड फॉर सम अदर एनिमल. ये तो हम लोगों ने देख लिया.
नाउ फूड कंटेन्स, फूड में क्या क्या होगा? फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, फूड कंटेन्स प्रोटीन, फूड कंटेन्स फैट या लिपिड, तेल या घी, ऑयल भी कह सकते हो, फैट ऑयल लिपिड। फूड कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी चीजें होंगी, इतनी चीजें। तो फूड में सब चीजें हैं। अब जरा देखिए कार्बोहाइड्रेट किस काम में आएगा? दैट इज कार्बो प्लस हाइड्रेट। जब भी किसी चीज में हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए, ऐसा पहले माना जाता था, अभी हम लोग इसका सब स्ट्रक्चर समझ चुके हैं, लेकिन पहले ये माना जाता था जब किसी को लिख के दिया जाता था C6H12O6, तो पहले के लोग क्या मानते थे कि जरूर ये 6 कार्बन होगा और इसमें दैट इज 6H2O जुड़ गए होंगे। कार्बोहाइड्रेट पहले ऐसा माना जाता था, गीला कार्बन, नाम से ही समझ लो, गीला कार्बन। हाइड्रेटेड, कोई चीज हाइड्रेटेड है तो इसे क्या माना जाता था? नाउ वी नो दैट इसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप और ये चीज नहीं है, लेकिन जो नाम चल गया सो चल गया। समझ में आ गई बात? तो अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन, इट इज द अर्लियर नेम। सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बताइए? कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोमालिया और कांगो के लोग कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं, इससे उनके शरीर में क्या प्रभाव पड़ता होगा ना? उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। बोन जो है उनका उतना उनका विकास हो पाता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, प्रोटीन से ग्रोथ होती है। और कार्बोहाइड्रेट, तुमको पता है कि मजदूर 8 रोटी क्यों खाता है? दाल थोड़ी सी खाएगा, प्याज ही खा लेगा, क्योंकि उसको काम करना है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बताइए? सोर्स ऑफ एनर्जी। और प्रोटीन क्या है ताशी? दैट इज, ये हमारी ग्रोथ के लिए प्राइम सब्सटेंस। समझ आ गई? और कार्बोहाइड्रेट से क्या है? एनर्जी मिलती है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कुछ अलग अलग तरीके के हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से हैं? तो इट मे बी, इट इज यूज्ड एज स्टेपल फूड। स्टेपल फूड क्या होता है रिया? इन अवर थाली या रूटीन, बहुत बड़ी बात है। दैट इज स्टेपल फूड, कि तुम्हारे थाली में 6 सब्जियां हो, स्टेपल फूड हो ही ना, तो तुम रोटी के लिए उसके पास तंदूर 1 रोटी आते तो एक रोटी तो कहते हो कि नहीं? जिस चीज को बिना रोटी के तो नहीं खा सकते था, सब्जी का, चावल हो या कुछ और हो, बाजरे की रोटी हो या कॉर्न हो, ये सब स्टेपल फूड है जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाए, उसको स्टेपल फूड कहते हैं। वो हमारा प्राइम है। फिर थोड़ी सब्जी मिले या ना मिले, रोटी जरूरी है, मुख्य आहार कहते हैं स्टेपल फूड। जैसे नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड व्हीट है, जबकि साउथ इंडिया का क्या है? राइस है, तो वो स्टेपल फूड। समझ में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट स्टेपल फूड है। इट मे बी आइदर इन फॉर्म ऑफ मोनो शुगर, डाई शुगर और पॉली शुगर। लो, इट मे बी मोनो शुगर। देख लो, अगर C6H12O6 है जो कि ग्लूकोज है, अगर तुमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज किसको कहते हो? बोलो। करेक्ट। जैसे इन्होंने बताया मैंने, ये ग्रेप की शुगर को ग्लूकोज कहते हैं। और फ्रक्टोज किसे कहते हो? वही चीज फ्रूट से मिल जाए, उसका भी यही फार्मूला है। फ्रूट से मिले तो फ्रक्टोज, और ग्लूको यानी जिसको ग्रेप भी कहते हैं, ग्लूकोज से मिले तो उसको ग्लूकोज। समझ आया? अगर ग्रेप से मिले ग्लूकोज और बाकी दूसरे से मिले तो ये। अगर तुमने ग्लूकोज खा लिया, मान लो तुमने क्या किया कि ग्लूकोज लिया, पानी के साथ पी लिया, तो ये अब तुम्हारी बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ग्लूकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते क्यों? जब ग्लूकॉन डी पी के तुरंत दौड़ो। जब वहाँ से दौड़ते हुए धावा आते हैं, आप में से कोई स्पोर्ट्स है, उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है ग्लास में, उनको और नहीं, चीनी नहीं दी जाती है, नींबू पानी नहीं देना,
उनको भी और दौड़ना है, उनको ग्लूकॉन डी दिया जाए, क्योंकि उसको बॉडी को डाइजेस्ट नहीं करना, पी के दौड़ो। और अगर तुमने डाई शुगर ले लिया, तुमको ग्लूकोज समझ में आ गया, मोनो शुगर, ये सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंच जाएगा तुरंत। डाई शुगर का मतलब चीनी, फिर से समझो, एक है मोनो शुगर और दूसरी क्या बताई? डाई शुगर कैसे बनती है? C12H22O11, इसे केन शुगर कहते हैं, और इसका फार्मूला है सुक्रोज। फिर से समझिए कि C6H12O6 में C6H12O6 मिल जाए, तो ये दो ग्लूकोज मिले तो डाई शुगर बने। ये मोनो शुगर है ना, तो दो मिल जाए तो डाई शुगर नहीं बनेगी। तो ये क्या बनेगी बताओ? इसको C6 को जोड़ो, C12H24 मत करो, क्योंकि जब दो चीजें जुड़ेंगी तो एक मॉलिक्यूल इसमें से छोटा सा निकलेगा तभी जुड़ेंगी। तो ये प्रोसेस है, कई आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है ना, एक प्रोसेस कंडेंसेशन का भी है उसमें, कि इफ टू लार्ज मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ डाई शुगर क्या है, तो कह दो कंडेंस फॉर्म ऑफ मोनो शुगर। जब दो मोनो शुगर मिल जाएं तो उससे क्या कहेंगे? डाई शुगर। तो जब तुमने क्या खाया बोलो? चीनी खाई, आधे घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि जब तुम चीनी खाओगी प्यास लगेगी। अब तुमने ये खाई, तो देखो तुमने बोलो क्या खाया? चीनी नहीं खाई, चलो लेमन का पानी पिया, चीनी में मिला, वही तो खाया होगा। लेमन तो तुमने टेस्ट के लिए किया होगा, तो इसमें तुमने फिर पानी मिलाया, क्यों पानी मिला दिया? अब अगर तुमको इससे ये बनाना है ना, तुम्हारा उद्देश्य क्या? ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को तुम चीनी नहीं दे सकती, उसे क्या दोगी बोलो? ग्लूकोज। तो तुमने जब ये खाया, साथ में तुमको दिया भी जाएगा, चीनी फाँकने के लिए नहीं दी जाती है। अगर माँ तुमको देंगी तो पानी में डाल के चीनी देंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि पानी की ज़रूरत है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी चाहिए होते हैं। तो अब जरा देखो इसमें क्या होगा बोलिए? दैट इज जब तुमने C12 और H22 चीनी खाई, यही चीज़ खाई कि नहीं, और ये पानी पिया, तो फिर क्या होगा? C6H12O6 बना, और एक और बन गया क्या? इस प्रोसेस को बनने में एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो ये काम करेगा। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, ये अभी आएगा। जब ये बनेगा तो कितनी आवर लगेंगे बोलो? हाफ आवर। तो मेरी सलाह है दिव्या, चीनी खाने के आधे घंटे बाद दौड़ना, ग्लूकोज खाते ही दौड़ने लग जाना। बोलो बात समझ में आ गई? आगे की बात समझो। तो डाई शुगर को बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ता है, और ऐसा करने के लिए हमारे जीभ में क्या है? अमाइलेज है, वो काफ़ी है इसको तोड़ने के लिए। कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। तो अमाइलेज एक एंजाइम है, वो भी एक तरीके का प्रोटीन। बात समझ में आई? तो अभी हमने आपको क्या चीज़ बताइए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा हो रही है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद क्या मैं प्रोटीन में चर्चा करने वाला हूँ, तो थोड़ी सी चीज़ प्रोटीन के बारे में जान लो। प्रोटीन जो होते हैं, क्या तुमने ये बात समझ रखी है कि ये हमें ग्रोथ देते हैं? प्रोटीन किसके लिए बोलो अंशुप्रिया? दैट इज फॉर हमारे ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती हो, या 22 साल या 25 साल की, तब तक तुम्हारी मम्मी दाल देंगी, फिर तुरंत दाल कम करने लगेंगे, कहेंगे बेटा दाल ना खाओ, किडनी खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें ग्रोथ नहीं होती है। एक जैसे लड़का है तो 21 साल तक उसकी ग्रोथ है, और लड़कियों की 18 साल तक ग्रोथ है, तब तक उन्हें खूब प्रोटीन दिया जाता है। जाओगी तो घर में कॉम्प्लांट भी पिलाया जाएगा तुमको, बॉर्नवीटा भी दिया जाएगा, ग्रोथ हो जाए, बड़ी हो जाए। और फिर एक एज के बाद क्या होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनके खाने में दलिया होता है, गेहूँ होता है, दाल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा है, तो समझो आपकी किडनी को मेहनत पड़ गई, कहेंगे बेकार में नाइट्रोजन खा रहे, उसको तोड़ो बैठ के, फिर यूरिन बनाओ, अननेसेसरी। तो शुरुआती एज में हम एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लेते हैं कि नहीं, और जब एज हो जाती है तो धीरे धीरे हम दाल की मात्रा कम करते जाते हैं, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, ये सब ज़्यादा खाते हैं। तो जब तक ग्रोथ चाहिए बॉडी को, तब तक उसे दाल दो, और फिर अननेसेसरी का दोगे तो किडनी पर उसका असर पड़ता है। बात समझ आएगी? उसे तोड़ना है, वो वेस्ट बनेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ओके, तो हमने आपको क्या बताई? प्रोटीन किसके लिए बताइए? ग्रोथ के लिए। प्रोटीन 3 तरीके के होते हैं। किस किस चीज़ के लिए? स्ट्रक्चरल,
क्या तुमने 9th में ये पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, जरा बताओ तुम? प्रोटीन और लिपिड ऑयल की बनी होती है। तो ये सेल है, और सेल की वॉल किसकी बनी है? तो प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारी नई सेल वॉल बनेगी? सेल डिवाइड ही नहीं होगा, नई सेल नहीं बनेगी, छोटे से बने रहोगे। तो बड़ा होना है तो प्रोटीन अभी खाओ, अभी भी 2-4 साल मौका है, लंबी हो जाओगे। दैट इज स्ट्रक्चरल। क्या बोलो, सेल के बनाने में प्रोटीन का योगदान है, क्योंकि सेल वॉल किसकी है बताइए? लिपिड यानी ऑयल, ठीक है कि नहीं? तो प्रोटीन खाएंगे तभी तो नई सेल बनेगी। दूसरा क्या है बताओ? यस, जैसा इन्होंने बताया कि दूसरा है हार्मोनल। कुछ हमारी बॉडी में, वैसे हमारी बॉडी में कितने तरीके के प्रोटीन है? 2000 तरीके के प्रोटीन, ठीक है? तो 2000 तरीके के में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमें माँ बाप का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? सो प्रोटीन, तुमको ये भी मालूम है कि इसके चारों तरफ क्या था? बोलो, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसी में तो प्रोटीन बनता था जिसमें राइबोसोम बैठे होते थे। राइबोसोम कहाँ बनते थे? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें से निकलते थे। वीडियो दिखाया गया था, तो इसके अंदर से निकल निकल के बैठते थे, यही प्रोटीन बनता था, और फिर वो जाके सेल मेम्ब्रेन पे बैठ जाते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बनाते थे कि नहीं? तो पहला स्ट्रक्चरल हुआ। और दूसरा क्या है बताओ? हार्मोनल, जो लड़के को लड़का बनाता है, लड़की को लड़की। अगर मान लीजिए, और हमें डायरेक्शनल ग्रोथ भी देता है, तो वो कहते नहीं है कि हाथ कितना लंबा होना चाहिए, कहेंगे अजान बाहु है, राम अजान बाहु है, उनका घुटनों तक हाथ था। अजान भुज सरचाप था संग्राम जित खल दूसरा, अजान भुज है उनके, आ जाता है कि नहीं? तो हमारे हाथ का एक लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, 4 लोग हंसने लगे। तो चीज़ों को साइजिंग दे रहा है, वो हार्मोनल है। लड़के को लड़का बना रहा है। अब दाढ़ी ना आई शिव शर्मा के चालू में, तो दाढ़ी ही नहीं आ रही तुम्हारे, अब दाढ़ी आ गई, क्या मैस्कुलाइन है? तो जो तुमको एक तरीके का हार्डनेस दे रहा है, लड़कियों को टेंडरनेस दे रहा है, सॉफ्टनेस, ये कौन कर रहा है? ये दिस इज ऑल डन बाय हार्मोनल। लड़के में मैस्कुलिनिटी है तो अपने ग्रुप में वो बिफरा बिफरा घूमेगा, और लड़की अगर वो फुल पूरी बॉडी का अच्छा डेवलपमेंट है, वो अपने ग्रुप में चाहेगी घूमेगी। तो क्या है ये चीज़? अगर वही ट्रांसजेंडर है, छुपा, उसको भीख मांगने पे भीख कोई नहीं दे रहा, और 2-3 लाख रुपए खर्च कर दे तो भी हमारा समाज इतना अशिक्षित है कि उसको सोसाइटी में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, नौकरी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि हम भाग्यशाली हैं कि अगर हम एक सही लड़के या सही लड़के बने हैं। और इसमें किसका योगदान है? प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन। तो प्रोटीन अभी 3 तरीके के हैं, बोलो तीसरा कौन सा है? करेक्ट, जैसा दिव्या ने हम सबको बताया कि एंजाइमल, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन, उसका काम है फूड को डाइजेस्ट करना। जब हम कहते हैं कि देखो अमीबा ने एंजाइम छोड़ा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम, या लाइजोम ने छोड़ दिया होगा, पढ़ती रही होगी नहीं जीवन भर कि डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ के सब कुछ लाइजोम क्या कर देता है बताओ? डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये एंजाइम्स क्या होते हैं? दे डाइजेस्ट। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो ये जो इसमें एंजाइम छोड़े जाएंगे, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अमाइलेज हमारी सलाइवा में है, वो एंजाइमल प्रोटीन है। तो वो जब छोड़ा जाएगा तो बोलो वो किस शुगर को किस शुगर में बदलेगा? बिल्कुल सही बता दिया इन्होंने, डाई शुगर को मोनो शुगर में बदलेगा। और वो कौन सा प्रोटीन करेगा बताओ? तो एंजाइमल। एंजाइमल का क्या मतलब है? ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है, डाइजेस्टिव। और हार्मोनल क्या बोलो? डायरेक्टिव, डायरेक्शनल और स्ट्रक्चरल। तीनों बात समझ में आ गई? अब हम फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस वो जो तोड़ रहा है, जिसकी मैंने बात कही कि भाई यहाँ एक इन्वर्टेज एंजाइम है, तो क्या वो तीसरी तरीके का प्रोटीन होगा? किसी ने तो तोड़ा होगा। या मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ कि तुमने खाया तो तुम्हारे सलाइवा में जो अमाइलेज है, क्या उसे तुम सलाइवरी अमाइलेज कहोगी? क्या कहोगी? अमाइलेज। तो सलाइवरी, ये बुक में लिखा है, अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचे, लेकिन थोड़ी चीज़ समझ लीजिए पहले, ठीक है कि नहीं? तो हमने बताओ 3 तरीके की शुगर बताई, कौन कौन सी शुगर बताई? कार्बोहाइड्रेट, पॉली शुगर। अब पॉली शुगर को समझो। चीनी तुमने खाई, चीनी का केमिकल नेम क्या है? सुक्रोज। तो यहाँ लिखा है हमने कहीं पे सुक्रोज, ये देखो सुक्रोज लिखा है। ये सुक्रोज का सिंथेसिस है, और ये सुक्रोज का ब्रेकिंग डाउन है। सुक्रोज बनता ऐसे है
जब बना होगा। क्यों? क्योंकि ये गन्ने में बना होगा। जब गन्ने का खेत है तो गन्ने ने धीरे धीरे सुक्रोज बना लिया। जो पेड़ होते हैं, ध्यान दीजिए, पेड़ कभी भी ग्लूकोज की तरह ग्लूकोज को नहीं रखते हैं अपने पास, वो ग्लूकोज को कंडेंस करते हैं, उसका पानी उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? उड़ा दिया। और क्या बना दिया? क्या गन्ना बना दिया? पूरा नहीं उड़ाया, बहुत सारा पानी इसमें है ना, गन्ने में पानी होता है कि नहीं। अगर वो और उड़ा दे तो क्या वो गेहूं जैसा हार्ड बन जाएगा? क्या चावल बन जाएगा? तो ऐसा जब होगा तो पॉली शुगर, तीसरी कौन सी बताओ? मोनो शुगर, डाई शुगर एंड पॉली शुगर। पॉली शुगर के बारे में देखो। पॉली शुगर में स्टार्च है और ग्लाइकोजन। स्टार्च, ग्लाइकोजन, इस पर ध्यान दो। दैट इज C6H10O5 होल टू द पावर है। फिर से समझिए, C6H12O6 ऐसे बहुत सारे हो, कितने मॉलिक्यूल, और सभी में से एक एक वाटर निकालो तो जरा, निकालो सब में से H2O निकालो। उसमें 2 में से निकला था, तब तुमको रसीले गन्ने का जूस मिल गया था, बेचता है कि नहीं बगल वाला। अब इनमें सब में से एक एक निकल जाए तो क्या बना बोलो? H10O5 और N लगा दो, कंडेंस हो गया। क्या हो गया? वो सब मिल गए एक साथ, एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसको कहेंगे स्टार्च। ये किस में पाया जाएगा बताओ? व्हीट में, कॉर्न में। कहाँ पाया जाएगा? व्हीट में, कॉर्न, राइस। सही सही आपने बताया था चंद्रशेखर। तुम्हें ये बात समझ आ गई कि स्टार्च बनने का तरीका कैसे लिखोगे? अगर N C6H12O6, ये देखो, ये जो रिएक्शन है चंद्रशेखर, इसे कंप्लीट करो। ऊपर वाली गलत है, जरा इसे ठीक करो। ये से, हाँ बोलो, ये, हाँ इसको ठीक करो, बैलेंस करो। यस, जैसा रिया ने बताया कि सर आपने NH2O तो लिखा ही नहीं, आपने निकाला नहीं तो बैलेंस ही कहाँ? हर एक में एक एक वाटर निकला तो वहाँ लिखना चाहिए कि नहीं? एक से एक निकला, 2 और N है। तो जब बहुत सारे, और N की संख्या 1000, 1-2 नहीं है, वहाँ 2 थे। जब मैं पॉली शुगर की बात कर रहा हूँ तो N कितने हैं? थाउजेंड्स। अब ये देखो, तो इससे क्या बना होगा बोलो? दैट इज, बोलो अंशुप्रिया, ऐसे कंप्लीट तो करो। यही है रिएक्शन, जरा लिखाओ, बोलो दिव्या। C6H12, C6H10O5 कंडेंस फॉर्म में तो पहले N ना लगाना, नहीं तो मॉलिक्यूल बना जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल, यहाँ N लगा, NH2O। और ये क्या है? क्या ये स्टार्च है जो इसमें पाया जाता है? गेहूं है, मक्का है, इसमें पाया जाएगा कि नहीं? और यही स्टार्च अगर तुमने खा लिया, गेहूं की रोटी खाई है तो 4.5 घंटे बाद दौड़ना, गन्ने का जूस पिया है तो आधे घंटे बाद दौड़ना, अब ग्लूकॉन-डी पिया है। अगली बात समझो, ये आपको समझ में आएगा? ये तो बनने का प्रोसेस है, गेहूं के बनने का। बिल्कुल सूख जाता है, पानी उड़ा ही देता है, नहीं? और वही स्टार्च अगर आपने खा लिया तो कैसा होगा बताइए? नाउ ये देखिए, सो नाउ स्टार्च इज द पॉलिश शुगर। तो C6H10O5 टू द N। अब अगर तुम्हें स्टार्च खाना है तो तुम्हें कितना पानी पीना चाहिए सुप्रिया? NH2, उतना ही पानी पी लो तभी तो टूटेगा। और फिर ग्लूकोज को और डाइजेस्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा एडिशनल, वहाँ भी तो ग्लूकोज के लिए भी तो वाटर चाहिए। रेस्पिरेशन रिएक्शन तो तुम जानते हो ना, क्या है बोलो? C6H12O6 तुमने थोड़ा ग्लूकॉन-डी किया, और फिर क्या हुआ बोलो? 6O2 और 6H2O। वो तुम्हें याद होगा, थोड़ा पानी पिया, याद रब को किया, भूख भी मिट गई प्यास। अमिताभ बच्चन का गाना है। तो थोड़ा पानी पियो, थोड़ा ऑक्सीजन लो, थोड़ा ग्लूकॉन-डी खाओ, फिर क्या होगा बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इन माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ
फिर क्या होगा बताइए, 6 आगे बताओ उत्कर्ष। हाँ 12H2O और क्या होगा 38 ATP पर मॉलिक्यूल ना, पर ग्लूकोज इतना होगा। तो इसके लिए भी तो चाहिए पानी, लेकिन मैं इसका हिसाब नहीं लगा रहा हूँ। पहले ग्लूकोज में तो टूटे, पहले हमारा ये सर जो तो खत्म हो ना, फिर और भी पी लेंगे। हर ग्लूकोज के लिए फिर 6 वाटर मॉलिक्यूल और लो। इसमें तो एक स्टार्च के लिए ले लेना, तो N जैसा स्टार्च तो NH2O लिया। बोलो ताशी क्या लिखा है यहाँ पे, C6H12O6 के कितने बनेंगे, तो ऐसे टूट जाएंगे, लेकिन इसमें आवर्स कितने लगेंगे। ये जो काम है एक हमारे सलाइवा में बैठा है, वही डाई शुगर को भी मोनो शुगर में तोड़ रहा है, और क्या वही पॉली शुगर को भी तोड़ रहा है। वहाँ एक अमाइलेज बैठा है, और जो हमारे स्टमक के ठीक ऊपर है उसका क्या नाम है बताइए, पैंक्रियास। जरा ये भी देखो, अभी दिखाएंगे आपको पूरा स्ट्रक्चर, लेकिन देख लो बॉडी में स्टमक तो आपको मालूम है कहाँ पे, यहाँ पे है कि नहीं। तो इसके बगल में एक ये पैंक्रियास है, ये क्या है पैंक्रियास। इसमें भी एक अमाइलेज बैठा है, तो उसका नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या है, जब स्टमक से खाना निकल के, ये स्टमक है, जैसे ही खाना निकल के इंटेस्टाइन में गया, तुरंत पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने सोचा कि कहीं कोई पॉली शुगर रह तो नहीं गया, क्या पता उसने खाना चबाया ना हो, वो जल्दी जल्दी निकल गया हो, उसे ड्यूटी जाना हो। सोच सकता है ना वहाँ पे, तुम जल्दी खा लिया, 20 बार नहीं चबाया, यहाँ कर लिया होता तो इसकी जरूरत नहीं थी। तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर से अमाइलेज छोड़ेगा। इसका नाम है अग्नाशय, पैंक्रियास। इसका क्या नाम है। तो कुछ लोग ऐसे खाना खाने के बाद ऐसे ऐसे करते भी रहते हैं कि हमारा खाना पच जाए, पैंक्रियास को सहलाते भी रहते हैं। इसमें और भी बहुत काम होते हैं। इंसुलिन भी छोड़ता है, इंसुलिन से शुगर टूटती है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता भी है। लेकिन अभी हम ये जान लें कि हमारी पॉली शुगर या स्टार्च को तोड़ने के लिए 2 एंजाइम्स, क्या शिव शर्मा उन दोनों का नाम बता सकते हो। और लो बता दिए कि सेलिवरी अमाइलेज और पैंक्रियास। कितनी तेज, ये महंगे स्कूल में पढ़ने का नतीजा। कौन सा बताओ स्कूल, हैप्पी आवर्स। लो सेंटेंस इंग्लिश मीडियम। तो आपने देखा कि जो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉली शुगर को मोनो शुगर में दिव्या कौन से 2 एंजाइम तोड़ रहे हैं। हाँ पैंक्रियाटिक। तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे टंग में भी एक ग्लैंड्स हैं, उनसे निकल रहा है, या ये जो इनर चीक्स है उसमें से निकल रहा है, बहुत सारे ग्लैंड्स है ना, तो उनमें से वो अमाइलेज निकल रहा है। वही चीज़ तो लार है। जब हम अपने कुत्ते को रोटी दिखाते हैं चीकू को, तो उसके मुँह से टप 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 निकलती है, सिर्फ दिखाने मात्र से। तो हम देखते हैं देखो कितना ही माइलेज छोड़ रहा है, कितना अच्छा माइलेज है इसका। अब जरा देखो नाउ, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम विच कन्वर्ट पॉली शुगर और डाई शुगर इनटू मोनो शुगर। ताकि उन दोनों के नाम बताओ, वो कौन से एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को लिख रहे हैं, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू NH2 हो गया। अब यहाँ देखिए सैलिवरी अमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज कन्वर्ट। देखो इसको ऐसे लिखना, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू, क्योंकि जब पॉली शुगर है क्या वो कॉम्प्लेक्स शुगर है कि नहीं, और उसको किस में बदल दिया उसने, सिंपल शुगर। बात समझ आ गई कि नहीं। कन्वर्ट, सुजन नहीं समझ में आई, बोलो। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, पॉली शुगर, और दूसरी क्या है डाई शुगर। उसको किस में बदलेगा, पॉली शुगर ही स्टार्च है, ऐसा हमने कहीं लिख दिया है क्या, ठीक है, इनटू सिंपल शुगर। तो सिंपल शुगर बन जाएगी, तो फिर वहां पे जाइए रेस्पिरेशन हो जाएगा, वो आगे का काम है, वो हमारे न्यूट्रिशन से लेना देना नहीं है, इस प्रोसेस का कुछ लेना देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ ये बनाना है। ये जरूरी अभी कुछ भी नहीं है, ये सब आपके ज्ञान वर्धन के लिए, जो जरूरी होगा तब हम लिख पाएंगे। अभी सिर्फ आप जानो कि होता क्या है, रटना नहीं है हमको कोई चीज़।
सिर्फ समझो चीज़ों को। तुम्हें कार्बोहाइड्रेट के बारे में चीज़ें समझ में आ गई ना कि क्या होती है। अब हम आगे की बात करते हैं। ये सिर्फ एनर्जी का सोर्स है और ग्लूकोज बन जाएगा टूट के। प्लांट्स ने उसको कंडेंस करके रखा है, अब हमें उसे तोड़ना है, तोड़ के फिर से ग्लूकोज बनाना है। उसने ग्लूकोज से स्टार्च बनाया या केन शुगर बनाई, हमें अब फिर से उसे उल्टा काम करना है, स्टार्च से उसको ग्लूकोज बनाना है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसे एनर्जी बनेगी। तो न्यूट्रिशन का काम है सिर्फ ग्लूकोज बना देना, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया वो रेस्पिरेशन में आएगा, वो एक अलग प्रोसेस है। न्यूट्रिशन के बाद वाला आपका वो हेडिंग, ठीक है कि नहीं। हम न्यूट्रिशन देखो यहाँ तक समझे बस, ठीक है। आगे की बात देखो, प्रोटीन। तो दूसरा हमारा सोर्स क्या है? फूड में 4 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिर इसके बाद क्या बताया था? तो जरा अब प्रोटीन पर आ जाए। प्रोटीन देखिए। नाउ जैसे कि आप लोगों को पता है, फिर भी दिखा देता हूँ, 9th में तो देखा हुआ है। लेट अस सी दिस, ये प्रोटीन पर ही खुला हुआ है। Protein synthesized by ribosomes. यहाँ जरा देखो, थोड़ा सा और पहले चलो। ER has ribosomes attached to थोड़ा it. ये देखो, यहाँ पे, यहाँ से आपने देखा, जो दिव्या ने बताया था वो यहाँ पे था कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया था? छोटा सा इसके अंदर यहाँ पे क्या न्यूक्लियोलस है? तो पहले उन दोनों को देखो, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बन रहा है और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। अच्छा, जो प्रोटीन है वो खुद किससे बना है? अमीनो एसिड से बना हुआ है। जैसे कि अमीनो एसिड हम बता देंगे, बस ये समझो कि बहुत सारी एक माला सी है जो आपस में जुड़ के क्या करते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। तो ऐसे हैं, इसमें अलग अलग तरीके के हैं। तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये देखो, इसको क्या कहेंगे बोलो? अमीनो एसिड। ठीक है। तो कितने तरीके के अमीनो एसिड है? क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि 26 लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, और ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी डिक्शनरी बन जाती है? वैसे ही हमारी बॉडी में कितने तरीके के अमीनो एसिड्स हैं? 20। और उससे हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन बनते हैं। उनमें से कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं, और कुछ जैसे हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ऐसा आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब कुछ हैं वो हार्मोनल होते होंगे। कुछ ऐसे भी होते होंगे जो स्ट्रक्चरल होंगे, वो भी हम आगे देखेंगे, चैप्टर तो बड़ा है। अब कुछ ऐसे हैं जैसे एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये जो भी होंगे नाम आगे क्या करना, अभी आएंगे सब। तो वो सब कौन से होंगे? जो डाइजेस्ट करें। तो वो सब क्या होंगे बताइए? These are enzymes। तो प्रोटीन किसके रिस्पॉन्सिबल है? And protein is made up of several amino acids. Several amino acids। जरा ध्यान दीजिए, प्रोटीन किसका बना है? देख लो, जैसे मान लो C के एक तरफ अमोनिया जुड़ जाए, और एक तुम्हें कभी ये बताया गया है कि ये एसिड है? पहले कभी बताया फैटी एसिड, ऐसा कभी हमने बताया है क्या? और अमोनिया जुड़ जाए, वैसे NH3 होता है, लेकिन एक बॉन्ड इससे जुड़ा है तो 2 ही तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे। NH3 अमोनिया होता है कि नहीं होता है? N में क्या जुड़ा होता है बताओ? 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, यही तो अमोनिया है। लेकिन एक H हटा दो तो C से जोड़ सकते हो, नहीं? और यहाँ ऊपर H हो और यहाँ CH3, तो इसका नाम क्या होता है बताइए? अमीनो एसिड। ये बात समझ आ गई? फिर से देखो, मैंने अभी क्या बताया? N के इधर कितने जुड़े हो बोलो, और ये क्या हो? COOH, और यहाँ H जुड़ा हो, और यहाँ क्या जुड़ा हो? और यहाँ ध्यान दो, तो मैं अगर ये दोनों एक साथ जुड़ जाएं और इससे वाटर निकल जाए, तो क्या ये 2 अमीनो एसिड जुड़ नहीं गए? एसिड का OH निकल जाए और अमीनो का H, तो 2 अमीनो एसिड जुड़ जाएं
तो उसको डाईपेप्टाइड कहते हैं, उसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहे हैं। 2 अमीनो एसिड, अभी फिर से समझो, अभी हम बताएंगे तुमको फिर से। ये बताओ, तुम इसका नाम बताओ। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड समझ में आ गया? जिसमें अमोनिया भी हो तो एक कार्बन पे 4 चीजें जुड़ी हैं, इसका क्या नाम है बताइए? अमीनो एसिड। और ये भी क्या है बोलो? ये वही चीज नहीं है क्या? देखो यहाँ पर भी NH2 है, तो इस अमीनो और एसिड, एसिड तो तुमको बताया था ना, COOH, पहले भी फैटी एसिड्स बनता है। ये चीज तुमको बताई गई है पहले कि नहीं, जब डेंसिटी पढ़ाई जा रही है? फैटी एसिड्स बताई थी, तो COOH उसमें एसिडिक ग्रुप। तो ये हुआ, ये भी क्या बताइए? अमीनो, व्हेन 2 अमीनो एसिड कंबाइन, 2 मोती जुड़ी, यहाँ देखो 2 मोती जुड़ी, तो अब इसे क्या कहेंगे बताइए? NH2 और CHCH3, और ये क्या है? CONH और CH3, और ये क्या है बोलो? इसको कहेंगे, जब इन दोनों के बीच बॉन्ड बना, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस जब बॉन्ड बना ना, बॉन्ड के हर एक के बॉन्ड के नाम होते हैं, तो इस बॉन्ड का क्या नाम है? पेप्टाइड बॉन्ड। और चूंकि 2 अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो क्या इसे डाईपेप्टाइड कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? डाईपेप्टाइड। ध्यान दीजिएगा, जब 1000 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, वैसी माला ही प्रोटीन कहलाएगी, वो फंक्शनल प्रोटीन है। 10-20 जुड़ने से प्रोटीन नहीं बनता, वो पहनने लायक भी माला नहीं होगी कि 4 मोती की पहन लो। सो व्हाट डज इट मीन बाय फंक्शनल प्रोटीन? व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड गेट लिंक, तो वो हमारी बॉडी में, वो चाहे तब अमाइलेज बने, तब वो एस्ट्रोजन बने, प्रोजेस्टेरोन बने, पेप्टिन, समझ में आई बात की नहीं? ट्रिप्सिन बने, पेप्सिन बने। तो कौन सा फंक्शनल प्रोटीन होता है? एक होता है डाईपेप्टाइड। अब बोलो अगर 100 जुड़ जाए या 10 जुड़ जाए तो कहना पॉलीपेप्टाइड। क्या क्या करोगे? पॉलीपेप्टाइड। तो जब अगर तुमने प्रोटीन खाया, क्या खाया? प्रोटीन खाया, तो क्या ये जो तुम प्रोटीन देख रहे हो, इसका दूसरा नाम बताओ जरा। रुक जाओ, इनको बताएंगे। सुजैन बोलो। करेक्ट। कितनी बड़ी बात कह दी, देखो 10th में हो कि कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रही। पॉलीपेप्टाइड बोल दिया, कितना आप नॉलेज देखिए। छोड़ दो पॉलीपेप्टाइड, बड़ी बात सोचो। इन्होंने इसे किसका पर्सपेक्टिव तो देखो, ये इसे प्रोटीन को किस तरीके से देख रही हैं कि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, और इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला? पॉलीपेप्टाइड। तुम भी उत्कर्ष बोलो, ये जुड़े हैं, अब इसे क्या बोलोगे? करेक्ट। और इसे क्या बोलोगे? हर 2 अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड है उसे क्या कहोगे? लो, बोल दिया, पेप्टाइड बॉन्ड। हर चीज आप देखिए, आप महीन बात देखिए जो उत्कर्ष बोल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला इस बॉन्ड को? पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड है, उसे, इस बॉन्ड का नाम बताओ। ये बॉन्ड जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, और चूंकि 2 जुड़ गए हैं अमीनो एसिड, तो इसलिए इसको डाईपेप्टाइड बोलेंगे। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? CO और NH के बीच क्या बोलोगे? क्योंकि इस, हमें रटाना नहीं, अब ये जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसमें इसी तरीके के वर्ड्स यूज होंगे, तो पता तो होना चाहिए कि पेप्टाइड क्या है, डाईपेप्टाइड क्या है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ अंशुप्रिया, तुम ये बताओ, अभी अभी सुजैन ने इस प्रोटीन का दूसरा क्या नाम बताया था? लो, दैट इज, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसका नाम इन्होंने क्या बता दिया? पॉलीपेप्टाइड। और इसका क्या नाम बताया? डाईपेप्टाइड है। तो जब तुमने प्रोटीन खाया होगा, प्रोटीन दाल खाई होगी, तो जब दाल खाया होगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा ना अमीनो एसिड में, क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन है, प्लांट में भी 20 तरीके हैं, तो क्या प्लांट वाले प्रोटीन तुम्हारे काम में आएंगे? वो तो चुपचाप खड़ा रहता है, तुम भी खड़े रहना चाहते हो क्या? तो सबकी माला तोड़ो, फिर से नई माला बनाओ, वो उसे एनिमल प्रोटीन कहेंगे। सो जो दाल वाला प्रोटीन है उसे तोड़ना पड़ेगा, और ऐसा प्रोटीन बनेगा जिससे हम लोकोमोशन कर सकें। फंक्शन, आपको दौड़ना भागना है ना, तो यू शुड सिंथेसाइज डिफरेंट प्रोटीन। 2 बातें हमने तुमको बताई अभी। किसी चीज़ को तोड़ना, उसको कैटाबोलिज्म बताया, और जब फिर से जोड़ो एनिमल प्रोटीन तो एनाबोलिज्म। किसी चीज़ को तोड़ोगे ना, पहले प्लांट से तुमने लिया, प्लांट से तुमने क्या लिया? क्या स्टार्च लिया था? तोड़ा, तो तोड़ने को तुमने क्या बोला? और मान लो उससे फिर कुछ नई नई चीज़ें बनाओ, एनाबोलिज्म।
क्या क्या बताया बोलो? ब्रेकिंग डाउन, उसे क्या बताया? दैट इज कैटाबोलिज्म। इसको क्या कहते हैं? काटना। उसको क्या कहेंगे? ब्रेकिंग डाउन। तो हमारी बॉडी में क्या ब्रेकिंग डाउन भी होता रहता है? और एनाबोलिज्म दैट इज सिंथेसाइजिंग, सिंथेसिस। तो दो चीज हमारी बॉडी में हो रही है, कैटाबोलिज्म और दूसरा क्या हो रहा है? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज मेटाबॉलिज्म। वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी, तो उसको क्या ऑक्सीडो रिडक्टेज रिएक्शन कहेंगे। मेटाबॉलिज्म इज द कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक उपापचय संबंधी अभिक्रियाएं होती हैं, उनको ही तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ व्हाट? टू थिंग्स। बोलो रिया। ठीक है, तो आप जो बोल रही हैं, चाहे कैटा बोल रहे हैं चाहे एनाबोलिक, कैटाबोलिज्म का क्या मतलब है? और एनाबोलिज्म, उन दोनों को मिला दिया तो बस इतना ही समझ में आ गई बात। सो दैट इज व्हाट एवर वी आर रीडिंग इन दिस चैप्टर, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस कम्स अंडर मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट डज इट मीन बाय मेटाबॉलिज्म? जरा मुझे बताओ। Whatever biochemical reactions are occurring in our body, जो शरीर के अंदर होने केमिकल रिएक्शन ना कहना, these are biochemical reactions, शरीर के अंदर होने, तो क्या नाम दिया जाएगा? तो एक दिन ले लो तुम ताशी, तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। बायोकेमिकल reactions। तो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ होता है? यही लिखो, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हेन सेवरल अमीनो एसिड गेट लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, देन दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। व्हेन पूरी बात बोलो दिव्या, लिखे हैं फिर कैसे? प्रोटीन इज मेड ऑफ amino acid. When many amino acids attach with each other, then we call it polypeptide. बहुत अच्छा। When many amino acid, क्या अगर मान लो ये अमीनो एसिड अटैच हुए कि कंडेंस हुए, ये थोड़ा सा क्लियर करो। बहुत अच्छा, तो कितनी बड़ी बात उस प्रश्न ने कह दिया। बोला जब एक छोटा मॉलिक्यूल निकले तो कंडेंस बोलना। अभी थोड़ी देर में वो उन्होंने कहाँ से लिंक किया? वो जो सुक्रोज बना था, कैसे फॉलो करें आप समझिए, ध्यान से सुनिए नहीं तो छूट जाएगा। सो व्हेन मैनी एमिनो एसिड गेट लिंक्ड विद ईच अदर, है ये कंडेंसेशन। सो व्हेन मैनी एमिनो एसिड गेट लिंक्ड, किससे लिंक होते हैं बोलिए? बहुत अच्छा, बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड है। इफ टू अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड देन इट इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन। सही है। थाउजेंड्स की बात है, हंड्रेड्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शन। इफ 100 मोर देन 100 अमीनो एसिड्स गेटिंग लिंक्ड इज ए फंक्शनल प्रोटीन। वही हमारे शरीर में किसी का, ठीक है, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आफ्टर लिंकिंग फॉर्म्स फंक्शनल प्रोटीन। उसी से फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। अब जरा देखो, जो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन करेगा, फंक्शनल प्रोटीन का क्या मतलब है? तभी वो स्ट्रक्चर भी बना सकता है, तभी हार्मोन भी बना सकता है, और तभी वो एंजाइम का कार्य भी कर सकता है। अब ये देखो, डाइपेप्टाइड तो मैंने कहीं लिख ही दिया था। तो ये देखो, प्रोटीन इज ब्रेकन डाउन, चूंकि इसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको तोड़ने वाला भी पेप्सिन ही होना चाहिए। तोड़ना है ना। तो व्हेन वी ईट प्लांट प्रोटीन, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, गरिमा
जब तुम प्लांट प्रोटीन खाती हो तो उसे हमारे शरीर में किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? टिश्यू। हाँ बोलो मयंक। हाँ प्लांट प्रोटीन तुमने दाल खा ली, लो बता दे, आप भी बोलो। एनिमल प्रोटीन। सो व्हेन वी ईट प्लांट प्रोटीन इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, तो ऐसा करना होगा कि नहीं मेटाबॉलिज्म। सो व्हेन वी ईट प्लांट प्रोटीन इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, क्योंकि प्लांट दूसरे काम करते हैं और हम दूसरे काम करते हैं, सारा काम तो बॉडी में प्रोटीन ही करता है, तो कन्वर्टेड इनटू। हाँ करीना किससे बदलना चाहिए बताओ मत, तू देखें, हम ये देखें, सुन रही है आसपास के नहीं? हाँ बोलो। हम ये देख रहे हैं तुम आसपास इंटरेक्ट कर रही है एटमॉस्फेयर से कि आइसोलेटेड है? मौनम ही साधु से लक्षण, मौन ही साधु का लक्षण है। हाँ जो चाणक्य ने कहा है कि विद्वानों की सभा में मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान। एनिमल प्रोटीन। तो ये बताओ देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन आवर बॉडी एंड देयर आर 2000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, जो अलग अलग काम करें, ठीक है? देयर आर 20 टाइप्स ऑफ amino acids and 2000, और वो क्या बनाते हैं बोलो, वो क्या बनाते हैं? मेक 2000 टाइप्स ऑफ। एक चीज मैं दिव्या भूल रहा हूँ, ये प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, ये मैं भूल गया। पता नहीं चल रहा है मुझे, कोई बता दे। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, और एक बता दिया, सब बता लो, वो भी बता देंगे। बोले सर पेप्सिन है तो पेट में है और ट्रिप्सिन है तो पैंक्रियास में है, वो सब ताशी ही बता रही हैं आज पूरा, इन्होंने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे। बोले सर इसमें जो पैंक्रियाज है, अच्छा एक और चीज़ निकली थी, दो चीज़ें इसमें से निकली थी, एक पहले क्या निकली थी उसमें से? हाँ बोलो। पैंक्रियाटिक अमाइलेज, और अभी अभी ताशी ने क्या इसमें से निकाला? ट्रिप्सिन निकाला कि नहीं? ट्रिप्सिन क्या करेगा बोलो बोलो, बताइए नहीं बोलो। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड बाय 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वन इज ट्रिप्सिन एंड अदर इज पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पाया जाएगा? पेट में, और ट्रिप्सिन समझा के बात। देखो कि प्रोटीन और उसको तोड़ देना है किसमें? एमिनो एसिड। अंशु किया क्यों तोड़ देना है? हम प्रोटीन खाते हैं तो तोड़ना क्यों है? बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो प्लांट प्रोटीन है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता, इसके लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि कहाँ पाया जाता है? स्टमक। और दूसरा क्या बताया? ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? दैट इज पैनक्रियास, अग्नाशय। ठीक है, अब जरा देखो, हम लोगों ने 2 न्यूट्रिशन देख लिए हैं, कौन कौन से? दैट इज कार्बोहाइड्रेट देख लिया है और दूसरा प्रोटीन। अब तीसरी की बात करो, फैट। सो फैट को लिपिड भी कहते हैं। उस दिन हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था कि C3H7COOH, जैसे CH3COOH होता है तो ऐसे CH3 और तो और कुछ लग जाए, C की एक लंबी चेन बन जाए,
तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज C3H7। इसमें कुछ खास नहीं है। सी के 4 बॉन्ड होते हैं, क्या तुम्हें ये बात मालूम है कि सी की टेट्रावैलेंसी है। तो सी अगर आपस में जुड़ जाए, देखो 4 बॉन्ड है, हर सी 4 से जुड़ा है, 4 बॉन्ड है। तो इस तरीके से जरा ये देखो, तो C3 हो गया। और फिर आगे क्या बताया, C3H7 हो गया कि नहीं, और COOH, एक O से जुड़ा है, एक OH, ज़्यादा लेना देना नहीं, लेकिन यही अमूल बटर है ब्यूटाइलिक एसिड, मुझे बता रहे नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब मैं फैट की बात कर रहा हूँ तो ये ऑयल है या इस तरीके का, ये इसका ग्रुप है फैटी एसिड का, ऐसे सही है, ज़्यादा लेना दें। लेकिन आप ये सोचो फैट हो या लिपिड हो, इसका काम क्या है। जो हमारी स्किन है उसके नीचे एक एडिपोज टिश्यू है, फैट सेल पढ़ा है कि नहीं। तो फैट सेल हमारी बॉडी के नीचे क्या, उन्हीं में सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, तो उसमें ये न्यूक्लियस ऐसे है। तो ये फैट सेल है, इनका काम है थर्मल इंसुलेशन। जो मोटा आदमी वो बर्फ पे भी लेट जाए तो मजे से लेटेगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और जो पतला है उसको फिर इंसुलेशन नहीं मिल पाएगा। तो दैट इज फैटनेस को क्या कहते हैं, इंसुलेशन। तो दे प्रोवाइड अस थर्मल इंसुलेशन एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करते हैं। यदि 37 डिग्री या 98.6 तुम्हारे बॉडी में इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 37 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री बढ़ जाए या 3 डिग्री तो मौत तुम्हारी निश्चित है। अब 102 हो गया, क्योंकि इतना हो गया। फायर का मतलब समझते हो, चीता। तो कहते हैं अरे इनका टेम्परेचर बढ़ गया, एंटीपायरेटिक दो कुछ इनको, कुछ तो दो, चाहे PCM दो, एंटीपायरेटिक फीवर को कम करने वाला। फायर का मतलब चिता होती है, एंटीपायरेटिक आते हो कि नहीं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहना है, उसको तुम दिव्या क्या कह रही हो, बोलो। यस, दैट इज, इन्होंने कहा होम्योस्टेसिस। दैट इज द, अभी हमने बताया था वही बोल दिया, कोई पढ़ के थोड़ी ना आया होंगे। दैट इज, फैट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन टू बॉडी। आपके बॉडी में से जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इनसे ऑयल निकलता रहता है। यही ऑयल जब कपड़े में लगता है तो डस्ट चिपक जाती है, ऑयल ना निकलता तो कपड़ा झाड़ के पहन लेते, कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑयल ही गड़बड़ कर रहा है। जब इसमें से ऑयल निकल रहा है तो बॉडी में चिपक जाता है, उससे फिर डस्ट चिपक जाती है, तो उस तरीके से फिर उसे झाड़ के नहीं पहन सकते। समझ में आई बात की नहीं। तो उसके लिए फिर साबुन लगाना पड़ता है ऑयल को धोने के लिए। सो फैट प्रोवाइड्स, क्या करता है, प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन टू आवर बॉडी। और ये क्या करता होगा, इट मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। इट मेंटेन्स constant body temperature that is homeostasis of body। अगर मान लीजिए सोमालिया के लोगों को अंशुक्रिया प्रोटीन दे दिया जाए और कार्बोहाइड्रेट दे दिया, तो क्या उनकी ग्रोथ हो जाएगी। बहुत बड़ी बात अंशुक्रिया ने कर दी। आप लोगों ने ध्यान दिया कितनी बड़ी बोली, सब प्रोटीन से कैसे ग्रोथ हो जाएगी, क्या उसके सेल मेम्ब्रेन में फैट नहीं लगता, कहाँ से कहाँ पकड़ा इन्होंने। बहुत बड़ी बात है। आप समझो 10th का बच्चा इतना कर रहा है, और क्या तुम्हें चाहिए, है बड़ी बात की नहीं। तुमने कहा प्रोटीन से नहीं, और ग्रोथ के लिए भी तो सर फिर लिपिड है। अभी हमने एक फिगर बनाया था कि नहीं, तो जो सेल वॉल है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या चीज़ें चाहिए थी बताओ, प्रोटीन। ये 9th में भी तुमने पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो हम यहाँ और क्या लिखते हैं बताओ, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। वहां लिखा है कि नहीं, प्रोटीन प्लस फैट, लिपिड, प्रोटीन प्लस फैट, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसके लिए ग्रोथ ना, ग्रोथ ऑफ। तो वो तुम ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर वहां ना भूल जाना। तुम्हारे बीच के एक स्टूडेंट से पूछवा दिया, जो वो बोल सकते तुम भी याद रख सकते कि भाई
सेल के बनने के लिए प्रोटीन और लिपिड दोनों चाहिए कि नहीं, तो ग्रोथ भी चाहिए। फिर ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी में जब तुमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लिया होगा, बहुत सारा 10 रोटी खा ली तुमने, चलो कहीं कंकड़ पत्थर बीन रहे थे, तसला उठा रहे थे तगारी, तो उसमें तुमने बहुत रोटी खाई, वो कहाँ चली गई सब रोटी? प्लांट ने तो उसको अपने अंदर गेहूं के रूप में एकत्रित कर लिया था, तुमने भी कहीं एकत्रित किया था क्या? कहाँ? यस। जैसा इन्होंने कहा कि हमारे अंदर जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट है वो लीवर नहीं होता, कहाँ इकट्ठा हुआ? हमको क्या करना है ये देख लो, हम दिखा देंगे तो पता चलेगा। तो छोटी क्लास में पढ़ाने तो कहेंगे छोटे क्लास का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि छोटे क्लास में सब हम देखा करते थे कि लीवर है, ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर ये क्या है? जब तुम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो वो कहाँ जमा होता है? लीवर में। लीवर का काम क्या है? जब वहाँ भी लीवर बना, कलर मिला लो, यही ब्राउन कलर है कि नहीं? ये देखो, ये लीवर है। तो जो तुमने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो कहाँ जमा हुआ? लीवर में। किस रूप में जमा हुआ? ग्लाइकोजन। सब बुक में लिखा हुआ, इसी अभी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे सब आ जाएगा एक साथ, अभी सिंक्रोनाइज कर देंगे, ठीक है? लास्ट लाइन लिखी है, इट इज गेटिंग कलेक्टेड इन ग्लाइकोजन। पढ़ा भी नहीं तुमने, लिखा है कि नहीं? देखो उन्होंने पढ़ लिया। चलो अब ध्यान दो, बस आप देखते रहिए, सब हम बाद में मिला देंगे इतना। तो तुम्हें क्या बात बताई, बताओ कि जो तुमने खाना खाया, प्लांट ने तो उसे गेहूं के रूप में इकट्ठा कर लिया है, फ्रूट्स में, तुमने कहाँ इकट्ठा किया? इसमें किस फॉर्म में किया? तुम्हें थोड़ी देर पहले हमने जब पॉली शुगर बताया था तो 2 नाम बताए थे, तुमने अगर लिखे हो, एक तुमको बताया था स्टार्च भी पॉली शुगर, दूसरा क्या बताया था? ग्लाइकोजन बताया था उसके आगे, देख लेना या फिर पीडीएफ में देख लेना, वहां हमने ग्लाइकोजन लिखा है तुमने। तो जो हमारे अंदर कलेक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, वो किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन। और प्लांट्स में सही है। जब तुम भूकंप में दबोगी 15 दिन, सुन लो, तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले ग्लाइकोजन ही टूटेगा, और जो जितना ज़्यादा ग्लाइकोजन खाया हुआ है तो सब टूट जाएगा। जब सारा ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे अंदर क्या होगा? आफ्टर दैट फैट विल बी यूटिलाइज। क्या होगा? ऑयल, ये ज़्यादा जिएगा, ये 30 दिन जी लेगा, इसके अंदर फैट ज़्यादा है। और जब सब फैट भी खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन, जो लंबा आदमी है, जो जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, वो जिएगा, 15 दिन और जिएगा। 3 तरीके से। तो सबसे पहले क्या खत्म होगा बताओ? दिस इज रिजर्व फूड। हमारे बॉडी का रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। उसके बाद रिजर्व फूड क्या है? स्टार्च। स्टार्च ही तो, स्टार्च तुम्हारे अंदर का है, तुम पेड़ पौधे थोड़ी हो जो स्टार्च के तौर पर इसे इकट्ठा करोगे, है ना? ग्लाइकोजन है, उससे तोड़ दिया गया, केन शुगर हो, स्टार्च को तोड़ के ही तो ग्लाइकोजन बनाया गया। अब क्या उसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं लिखा दिया था कि मेटाबॉलिज्म? स्टार्च प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है, तोड़ा फिर जोड़ा, तो जोड़ के क्या बना? ग्लाइकोजन बना कि नहीं बना? तो आपकी बॉडी में जो ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट वो कहाँ जमा होता है? बोलो, बोलोगे तो आगे बढ़ेंगे ना, बताइए कहाँ जमा होता है? बहुत अच्छा। जैसा कि अंशु प्रिया ने बताया कि जो हमारे यहाँ संग्रहित भोजन है वो यकृत में जमा हो जाता है। ये भूरे रंग का जो यकृत देख रहे हैं आप, लीवर। सो लीवर डज 42 जॉब, जो कि तुमने 7th में पढ़ रखा, ये 42 काम करता है। ये हमारी बॉडी का प्राइम ऑर्गन है, ये खराब हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी का सारा जहर निकालता है, सब कुछ ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट दे देता है किडनी को। यहाँ किडनी है, इजा यूरिन बना निकालो। तो तुम्हारी बॉडी में यूरिया कौन बना रहा है? यही तो बना रहा है। और उसको कौन से, जो किडनी यहाँ पे 2 छोटी छोटी चम्मच के आकार की, वो सिर्फ फिल्टर कर रही है, वो छन्नी है, चाय की छन्नी, उसका काम यूरिया बनाना नहीं है। कौन बना रहा है? डिटॉक्सिफाई कर रहा है कि नहीं? और क्या काम कर रहा है? क्या चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है, जैसा सुजैन ने बताया। तो बोलो ये आपकी बॉडी में क्या करता है, बताइए? इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ, सही है? अच्छा, तो जब सबसे पहले वो एक रिजर्व फूड है, सो अंडर कंडीशन ऑफ इमरजेंसी, इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ फूड,
then this glycogen will be utilized, this stored energy to continue your life processes. ये आपकी जीवन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यही ग्लाइकोजन उपयुक्त आएगा. एंड आफ्टर ऑल द ग्लाइकोजन इट इज यूटिलाइज, तब क्या होगा? बहुत अच्छा. तब तुम्हारी स्किन के नीचे ये जितने मोटे पतले हो जाएंगे 15 दिन में, बाहर निकलेंगे तो दूसरे ही होंगे, अमन चैन बन जाएंगे. फिर इसके बाद देखिए, आफ्टर दैट व्हेन ऑल द फैट इज यूटिलाइज्ड देन प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड. एंड जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे तो फिर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल कुछ काम नहीं आएगा, वो कभी भी एनर्जी के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता. इन्हीं तीनों से आपको न्यूट्रिशन समझ में आया. इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का जिक्र नहीं किया. जब वो तुमको भूकंप में बचा ही नहीं सकता तो क्यों उसकी बात करें? बात नहीं करनी चाहिए ना उसकी. तो अब तीसरी बात हम यहाँ एक लाइन छोड़ दिए, बताओ क्या लिखें भाई? ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो गया और किसके लिए हो गया? इंसुलिन. एक और बताओ. लो, इट इज यूज्ड एज ए रिजर्व फूड फॉर इमरजेंसी. लिख लो, इट इज यूज्ड एज रिजर्व फूड फॉर इमरजेंसी. तो इमरजेंसी में ये हमारी बॉडी में रिजर्व फूड की तरह काम करेगा. अब जरा देखिए, बाकी हमने इसको बता दिया है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है. याद करना हो तो कर लेना. ये ब्यूटाइरिक एसिड है. चौथी चीज क्या बताई गई? विटामिन्स. सो विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आर फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स, और कुछ फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं. विटामिन्स आर. अच्छा, कुछ लोग इसे मानते थे, भाई विटामिन्स बोला गया है तो कुछ लोग बोलते थे कि भाई हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ा रहा है, बीमारी से बचा रहा है. और कुछ लोग मानते थे कि ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं, कह रहे थे वाइटल अमीन्स, ये हमारी बॉडी के लिए चूंकि वाइटल है तो वो विटामिन भी वाइटल अमीन ही है. लेकिन बाद में ये चीज़ गलत साबित हुई, तो विटामिन्स में से ई हटा दिया गया, विटामिन्स लिख दिया गया. बोलो, अब जो वर्ड चल रहा है वही चलाओ. पहले जब तुम अभी से 1900 से पहले की किताबें पढ़ोगी तो विटामिन्स में ई हुआ करता था. क्यों? क्योंकि वो लोग उसे क्या समझते थे? विटामिन्स को क्या वाइटल अमीन समझते थे. और अब क्या हो गया? उन्होंने कहा नो, इट इज सम अदर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स. विटामिन ए, बी, सी ऐसे कुछ होते हैं कि नहीं, बट वो अमीन्स नहीं होते. अमीन तुम्हें अमीनो एसिड बताया कि नहीं. सो विटामिन्स आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें किस चीज़ से बचाते हैं. दे प्रोवाइड अस इम्यून सिस्टम एंड सेव अस फ्रॉम डिसीज. इतना ही समझना है विटामिन, इससे ज़्यादा नहीं समझना. तो विटामिन क्या है बताओ? फाउंड इन वेजिटेबल्स. अच्छा, फैट तुम्हें मालूम है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ग्राउंड नट, जो सीड्स हैं. सीड्स को मशीन में चला दो तो सीड से तेल निकल जाएगा. जैसे आप मूंगफली है, सोयाबीन, उसमें सीड है. सोयाबीन का जो बीच का ब्लैक पोर्शन है ना, उसमें बीज आ जाते हैं, तो सोयाबीन का तेल हो जाएगा. सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन सनफ्लावर में भी नहीं. तो इस तरीके से ऑल सीड्स कंटेन्स ऑयल्स, और उन्हीं से क्या बनाया जाता है? फैट. प्रोटीन किस में पाया जाएगा? दालों में, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस, उनसे पाया जाएगा. और ये विटामिन सब्जियों में. सो इट इज फाउंड इन वेजिटेबल्स. इट इम्प्रूव्स आवर इंसुलेशन, ये इम्यून सिस्टम, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम को. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज, अस फ्रॉम, ये कुछ डिसीज से भी बताते हैं. इनकी कुछ कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? विटामिन ए, बी, सी, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं. विटामिन ए B1 से लेकर B12 तक है. B1 to 12, C, D, E, K अलग अलग. ई बालों के लिए, के स्किन के लिए D,
ये हमको सूखा रोग से बचाता है, जैसे समय हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, सी स्कर्वी से बचाता है, दांतों को गम्स को ग्रिप रखता है। B12 कॉम्प्लेक्स, दही नहीं खाता है, जो दही ना खाए या अंडा ना खाए, दोनों में से एक जरूर खाना है, उसके पैर लहकने लगेंगे, वो रखेगा कहीं और जाएंगे कहीं, तो दैट इज़ उसको कहेंगे अरे दही खा लो, अंडा खा लो, दूध में भी थोड़ा बहुत खा जाएगा। तो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, खाना यहाँ ले जाएगा नाक में जाएगा, उसके लहकेंगे शरीर के अंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं रहेगा। तो इस तरीके से विटामिन ए, जीरोथैल्मिया, रात को दिखाई नहीं पड़ेगा जब तुम यहाँ से कोचिंग से घर जाओगी, थोड़ी सा अंधेरा अंधेरा घर कैसे जाए, ये चीज़ें रहेगी। तो रतौंधी, दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ए के लिए गाजर खाना चाहिए या दूध पीना चाहिए या पालक खानी चाहिए, इस समझ में आ गया कि नहीं। तो बी, ये जो सारे डिफरेंट हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम अस टू डिसीज, इससे वेरी वेरी होता है, अलग अलग सबके ना। और मिनरल्स, हमारी बॉडी की जो 80% एनर्जी है वो किस में यूटिलाइज होती है, देख लो, करेक्ट, वो बता दीजिए, बहुत अच्छा। जैसे इन्होंने कहा कि सोडियम पोटेशियम पंप में, बहुत बड़ी बात है कि सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा है, अब पोटेशियम बाहर है, पूरा शरीर इसी में मेहनत पे लगा है कि कहीं पोटेशियम अंदर ना आ जाए, सोडियम बाहर ना चला जाए। तुम रात को खा के सोती हो ना, तुम्हारी 80-85% एनर्जी यही में जा रही है। टू मेंटेन द पोटेंशियल, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मिनरल्स है कि नहीं, यहाँ मिनरल का क्या मतलब है, जो मेटल आयंस को मिनरल कहते हैं, जैसे सोडियम आयन, यही सब तो मिनरल हैं, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, जो तुम्हारी बॉडी में यही मिनरल है। कहते हैं हमने मिनरल वाटर पी लिया तो उसमें सोडियम के आयन भी है, पोटेशियम के, यही तो है उसमें, समझ में आ गई। तो और हमारी बॉडी में जब हम एक्स्ट्रा मिनरल्स लेते हैं तो उसको मेंटेन करते हैं। सो इतनी बात पूरी समझ में आ गई। तो देखिए आपको क्या करना है, डिफाइन न्यूट्रिशन, नेम 4 kind of nutrients and write short note on them. कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, बस जो लिटरली आपको लिखा गया उतना ही लिखना।